कि जब तक इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं देगी सरकार, तब तक इनकी ये मांग जारी रहेगी कि महाकुंभ हादसे में जिन लोगों की जान गई है, जो वहां पर जो कुछ घटना घटी है, उसका ब्यौरा दिया जाए और सरकार क्यों छिपा रही है तो उसको छिपाने नहीं देंगे। और बहुत तल्ख शब्दों में मनोज झा ये मांग कर रहे थे और विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया है, लेकिन साफ तौर पर विपक्ष के नेताओं का कहना है कि जब तक ये मांग नहीं मानी जाती है, विपक्ष की ये मांग राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह जारी रहेगी। लेकिन इस बीच हमारे साथी अविनाश एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है वो बुरी तरह से संकट में घिरी दिखाई पड़ रही है। जी अविनाश, क्या खबर है इस? हाँ, तो हरियाणा सरकार जो है वो बहुमत तो है, लेकिन एक सिंपल बहुमत है उनके पास। 90 सदस्य की जो असेंबली है उसमें 46 सीटों का बहुमत होता है और सरकार के पास 48 विधायक हैं, यानी सिर्फ बहुमत से 2 ज्यादा। और जब से सरकार बनी है, नायब सिंह सैनी की दोबारा से जब से रिपीट हुई है, उसके बाद से सरकार में जबरदस्त टकराव चल रहा है। सबसे पहले तो अनिल विज जो सीएम बनना चाहते थे, जब चुनाव परिणाम घोषित हो रहे थे उससे पहले से ही उन्होंने सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक दी थी कि भाई जो सैनी साहब हैं वो सिर्फ चुनाव तक से सीएम बनाए गए हैं, उसके बाद तो विधायक दल के जो नेता जो चुने जाएंगे वो विधायक चुनेंगे। और जो अनिल विज हैं वो हरियाणा बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार के वो विधायक हैं जी। जब 2014 में पहली बार सरकार बनी थी तब भी अनिल विज का नाम ही सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन अचानक ही ये कहा गया कि दिल्ली से फोन आया और सीधा सीधा अनिल विज से ही कहा गया कि आपको मनोहर लाल खट्टर का नाम प्रस्तावित करना है। बाद में पता चला पीएम साहब का वो फोन था जी। तो उस चक्कर में उस समय तो वो चूक गए। उसके बाद जब 2024 में दोबारा जब खट्टर को हटा के नए सीएम की तलाश शुरू हुई तो उस समय फिर अनिल विज को लगा कि हम शायद सीएम बन जाएंगे, लेकिन तब फिर नायब सिंह सैनी के नाम की पर्ची खुल गई जी। तो और उसके बाद अनिल विज ने मंत्री पद लेने से ही मना कर दिया था। बाद में जब चुनाव हुए अनिल विज ने फिर दावेदारी पेश की, लेकिन सैनी साहब के उस पर चुनाव लड़ा गया था तो नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया जी। लेकिन अनिल विज का कहना यह है कि पूरे चुनाव में उन्होंने नाम कभी नहीं लिया, लेकिन इशारा सीधा सीधा होता था, वो नायब सिंह सैनी की तरफ भी होता था कि उनके कहने पर उनको हराने की कोशिश की गई। उनके चुनाव क्षेत्र में जो अधिकारी थे उनकी सुनते ही नहीं थे चुनाव प्रचार में। वो लगता था जैसे वो सरकार किसी और पार्टी की है और वो विपक्ष की तरफ से चुनाव लड़ रहे हो। तो अनिल विज ने लगातार शिकायतें उस समय भी की थी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि कांग्रेस से जो टिकट मांग रही थी चित्रा सरवारा, उनको टिकट नहीं दिया गया, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गई और उसके बाद उन्होंने ही टक्कर दी। अनिल विज 7000 वोटों से बड़ा मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे। हाँ, पहले तो काफी देर तक वो जब काउंटिंग हो रही थी तो पीछे ही चल रहे थे वो। हाँ बिल्कुल, ये तो ये किस्मत थी अनिल विज की कि वो अंतिम समय पर आगे निकल गए। और दूसरी बात यही थी कि कांग्रेस ने भी चित्रा सरवारा को टिकट दे दिया होता जी, तो फिर उनके लिए चुनाव इस बार मान के चलिए पूर्व विधायक हो चुके होते, लेकिन वो चुनाव जीते लेकिन सीएम नहीं बनाए गए। इसके बाद से वो लगातार, सबसे पहली वो समस्या तो उनकी यही थी कि जिन अधिकारियों ने उनके खिलाफ एक तरीके से विपक्ष के नेता का समर्थन किया, उनको हराने की कोशिश की, उसके बाद से वो लगातार शिकायत कर रहे थे कि भाई इनको ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि पहली बार जब उनके पास अनिल विज पहले खट्टर साहब के उसमें बने थे मंत्री, तो उनके पास में गृह विभाग था। उसके बाद इस बार उन्हें गृह मंत्रालय भी नहीं दिया गया जी। और गृह मंत्रालय की जगह उनको ऊर्जा विभाग सौंप दिएगा। ऊर्जा विभाग में कितना होता है काम, ये तो सबको पता है। और जब उन्होंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके ट्रांसफर के लिए डिमांड की नायब सिंह सैनी से, तो उनका एक तरीके से मना कर दिया गया। उसके बाद से ही पिछले 5-6 दिन से अनिल विज के लगातार बयान आ रहे हैं और उनका कहना है कि खाली ये बयान हम अपने लिए नहीं दे रहे, बल्कि सरकार में कई विधायक नाराज हैं। अब विधायकों की उन्होंने संख्या नहीं बताई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि संख्या 1 दर्जन से भी ज्यादा है जी। सरकार के पास सिर्फ 2 की मेजॉरिटी है और अगर 1 दर्जन से ज्यादा विधायक सरकार से नाराज चल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यदि बगावत होती है तो फिर सरकार को संभलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास में भी इस समय 37 विधायक हैं जी। पिछली बार उनके पास 30 थे, इस बार 7 सीटें उनकी बढ़ गई हैं। तो कांग्रेस के लिए जो बहुमत का आंकड़ा हासिल करना है वो सिर्फ 9 विधायकों की जरूरत कांग्रेस को और पड़नी है। 5 जो इंडिपेंडेंट है वो भी जो 5 में 2 तो मौका देखकर ही चले जाएंगे, जा सकते हैं। हाँ, तो 2 INLD के हैं और 3 जो है INLD की तरफ से तो कोशिश पिछली बार भी हुई थी कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, और जो 3 इंडिपेंडेंट जीते हैं वो बेसिकली कांग्रेस के ही लोग हैं जी। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि ये पांचों के पांचों तो मौका क्या यदि कांग्रेस की सरकार बन रही होगी तो तुरंत ही पाला बदल जाएंगे। तो आप ये मान के चलिएगा कि कांग्रेस के पास 42 विधायकों का समर्थन तो है। अगर 6 विधायक के साथ विधायक भी बीजेपी के खेमे से खिसक जाते हैं
तो फिर ये सरकार बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके से अनिल विज के बयान चल रहे हैं, वो लगातार बोल रहे हैं कि भाई हमसे क्या होगा, आप मंत्री पद ले लेंगे, आप हमारी गाड़ी ले लेंगे, लेकिन हमारी जो विधायकी है वो आप हमसे नहीं छीन सकते, वो हमको जनता ने चुनकर भेजा है। तो और उनका सीधा सीधा कहना है, जो लगातार बोल रहे हैं कि कई विधायक उनके साथ में, कई विधायक हैं। और अब अविनाश, ये जैसे नाराजगी तो उनकी, जैसे आप बता ही रहे हैं कि 2014 में ही वो सबसे बड़े दावेदार थे, इसलिए थे कि जब बीजेपी के वहां गिने चुने विधायक होते थे तब भी अनिल विज अपने अंबाला से जीत कर आते थे, तो उनकी दावेदारी स्वाभाविक थी। और उसके बाद तब नहीं बनाया गया, फिर जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया तब भी नहीं बनाया गया, नए चुनाव हुए तब भी नहीं। लेकिन अब अनिल विज को भी लग रहा है कि ये अब केंद्र की वो बीजेपी सरकार नहीं कि जिसके नाम पर मोहर लगा देगी वही बना रह जाएगा। तो अब 240 सीटें जो लोकसभा में है उसका उनको भी असर दिखाना है, और अपनी बात को वो भी मजबूती के साथ रख रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। अब वो स्थिति नहीं रह गई केंद्रीय नेतृत्व की कि जो कह देगा वही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा जब हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहा था जी, तो संभवतः पिछले 10 साल में ऐसा पहला मौका देखा जा रहा था कि बीजेपी के कई नेता खुलकर सीएम पद की दावेदारी कर रहे थे। जी हाँ। तो अमूमन ये कहा जाता था बीजेपी में पिछले 5-7 साल से, तो ये कहने लगे थे कि भाई हमारा नाम मत चलाना, क्योंकि यदि नाम चल गया तो ये मान के चलना नाम कट गया। जी हाँ। तो भाई यदि उनका नाम फाइनली यदि पहुंच भी जाता था तब भी वो गुलदस्ते लेने से मना कर देते थे कि कई को ये हुआ कि भाई सुबह शपथ लेनी है, शाम को गुलदस्ते लेना शुरू कर दिए, तो पता चला कि शाम सुबह नाम ही बदल गया। हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में लोगों को याद होगा मनोज सिन्हा का, मनोज सिन्हा वो तो जाके काशी विश्वनाथ में दर्शन कर चुके थे जी हाँ, मिठाइयां बंटना शुरू हो गई थी उनके समर्थकों में अच्छे तरीके से जी। और मालूम पड़ा कि सुबह जो अचानक से योगी जी आ टपके, उनका नाम आ गया, नाम क्या है वो तो आ टपके एकदम से, और ऐसे आ टपके कि मोदी जी के बस का नहीं है उनको हटा पाना। इतनी बड़ी घटना हो गई महाकुंभ में, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा। जी हाँ। तो यानी आप समझ सकते हैं परिस्थितियां राजनीति में कैसे एकदम से बदला करती हैं। हाँ, मतलब मोदी जी राजधर्म का पालन करने की हिदायत भी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, वो भी हिदायत नहीं दे पा रहे, राजधर्म का राम उसे नहीं निकल रहा है। जी हाँ। योगी जी पलट के कह देंगे पहले खुद तो कर लो राजधर्म का पालन, हमको बाद में बताना। तो ये बड़ा संकट जो है ये राजनीति में क्या होता है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है उसमें क्या होता है, ये बड़ा अनिश्चित एक तरीके से रहता है। जी बिल्कुल। और अविनाश जी, इसको हरियाणा में और क्या डेवलपमेंट है वो चर्चा हम लोग जारी रखते हैं। यही दिक्कत महाराष्ट्र में एक बार फिर निकल कर आई है। संजय राउत का दावा है कि वहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब तक अपने सरकारी आवास में नहीं गए हैं। सुनते हैं और क्यों नहीं गए हैं, इसके पीछे साफ तौर पर जिस तरह से एकनाथ शिंदे की नाराजगी है, उसके अलावा वहां भी जो महायुति गठबंधन में जो दरारें दिखाई पड़ रही हैं, गहराती चली जा रही हैं, सरकार भले बनी हुई है, वो दरारें बार बार सामने आती जा रही हैं। कई बयान इस तरह के आ रहे हैं या इन नेताओं की कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, गतिविधियां ऐसी हैं जिनसे ये बातें साफ हो रही हैं। अब जो संजय राउत का ये दावा है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है। ऐसा क्यों है, सुनते हैं पहले संजय राउत को, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब बिहार और महाराष्ट्र के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार भी, हरियाणा में तो हाँ एनडीए सरकार ही है, बीजेपी सरकार, बीजेपी मुख्य रूप से वहां पर है, लेकिन वहां भी अब हरियाणा में भी सरकार पर खतरे के बादल मंडराते दिखाई पड़ रहे हैं। तो सुनते हैं संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहा है, क्यों वो अपने सरकारी आवास में नहीं जा रहे हैं। दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली से लगे हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट में घिरी दिखाई पड़ रही है, तो अब क्या ये आशंकाएं भी जताई जा रही हैं अविनाश की ये सरकार कभी भी जा सकती है। जिस तरह से अनिल विज की नाराजगी दिखाई पड़ रही है और सीधे तौर पर वो ये बताते दिखाई पड़ रहे हैं कि हमारे साथ 1 दर्जन से ज्यादा विधायक, उनकी भी नाराजगी इसी तरह की है। वो कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनका कहना यह है कि सरकार में हमारी सुनवाई नहीं होती है। जी, मंत्री की यदि सुनवाई नहीं हो रही है तो आप सोच सकते हैं विधायकों की स्थिति क्या होगी। और उनका कहना है कि कई विधायक हमसे शिकायत करते हैं कि भाई अधिकारी नहीं सुनता है। तो अनिल विज ने 4 दिन पहले तो यही कहा था कि भाई विधायक हमसे बोलते हैं, हम विधायकों से कहते हैं भाई हम मंत्री हो के हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर आप लोगों की सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या है। बोले सिर्फ एक आदमी की सुनवाई हो रही है, एक आदमी सरकार चला रहा है और वो भी हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, वो भी जमीन पर नहीं है। पिछले 1 महीने से तो वो दिल्ली में डले हुए हैं। भाई दिल्ली जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है उसके बाद से नायब सिंह सैनी रात को यदि जाते हो हरियाणा तो जाते हो, नहीं तो उनका डेरा दिल्ली में बना हुआ है। वो लगातार बीजेपी के
उम्मीदवारों का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में क्या चल रहा है इस समय उन्हें हरियाणा की चिंता नहीं है। आपने देखा होगा यमुना पर जब राजनीति शुरू हुई तो बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जवाब देने के लिए नायब सिंह सैनी खुद आगे आ गए। केजरीवाल ने बोला कि भाई आप पानी पी के दिखाइए, दूसरे दिन उनके पानी पीने के फोटो तक शुरू हो गए। अरविंद केजरीवाल बोतल पानी की लेके पहुंचे तो नायब सिंह सैनी पानी की बोतल लेके पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है नायब सिंह सैनी का ध्यान इस समय हरियाणा पर नहीं है, उनका पूरा का पूरा ध्यान दिल्ली पर है। और जब सीएम नहीं है, और दूसरी बात यह है कि विधायकों की और मंत्रियों की शुरुआत से चली नहीं रही है, तो इसी को लेकर वहां विधायकों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। मतलब महीने भर से तो सरकार ही नहीं दिखाई दे रही है, 100 दिन करीब सरकार को बने हो गए हैं। उसके बाद से ही जो अनिल विज है, क्यों अनिल विज वहां सबसे सीनियर लीडर है, तो इसीलिए उनका गुस्सा फूट पड़ा एकदम से आगे। तो बिल्कुल ये गुस्सा फूट पड़ा है। अविनाश अमलेंदु जी ये बताएं कि ये अनिल विज का गुस्सा जो अचानक दिखाई पड़ रहा है, ये नाराजगी दिख रही है, तो क्या लग रहा है ये उनका गुस्सा है या वो जो कह रहे हैं कि दर्जन भर से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं और तमाम विधायकों की ये नाराजगी है, तो एक तरह से उन नाराज विधायकों का प्रतिनिधित्व करते दिखाई पड़ रहे हैं, या ये अपनी उनकी नाराजगी? नहीं, उनकी अपनी नाराजगी भी है और जो दर्जन भर से ज्यादा नाराज विधायक है उनका भी प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई पड़ रहा है जी। आपको याद होगा समीर जी कि हरियाणा के चुनाव के बीच में अमित शाह घोषणा कराए थे कि अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। ये घोषणा करने के बाद अंतिम समय तक विधानमंडल दल की जिस दिन बैठक थी उस दिन भी अंतिम समय तक ये नहीं कहा जा रहा था कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह ये तीन जो थे वो दावेदार और थे, और इनके सब समर्थक जो विधायक जो थे वो जोर दे रहे थे कि उनकी बनाए जाए। राव इंद्रजीत सिंह जो थे वो आखिरी समय तक कह रहे थे कि जो है दक्षिण हरियाणा से होगा और यहाँ से सबसे ज्यादा बड़ी सफलता मिली, बड़ी सफलता मिली है। इधर अनिल विज का कहना यह था कि वो सबसे ज्यादा सीनियर है और उनका वोटिंग से पहले का जो था वो वायरल हो रहा था काफी ज्यादा कि अगर पार्टी कहेगी तो वो मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूँ। यानी कि सबने अपनी टांग जो थी वो अंगद के तरीके से अड़ा रखी थी। लेकिन जब अमित शाह पहुंचे विधायक दल की बैठक में तो अमित शाह ने पता नहीं किस भाषा में इन लोगों से बातचीत की होगी सबसे, उसके बाद वो अमित शाह के बारे में जो कहा जाता है वो पता नहीं सही है कि गलत है, हमें नहीं मालूम, लेकिन उनके बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। तो उन्होंने जिस भाषा में जाके बात की होगी, जिस भाषा में शायद केशव प्रसाद मौर्य से जब बात की होगी, वो बीमार पड़ गए थे जब योगी आदित्यनाथ बने थे मुख्यमंत्री, तो उसी तरीके से फिर अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह, ये तीनों जो थे वो बैक हुए और नायब सिंह सैनी का नाम था आ गया। अब लग रहा है इनको, जो नाराज विधायक हैं उनको और जो ये तमाम जो गुट है उनको सबको लग गया है कि अगर नायब सिंह सैनी को हटाना है तो यही सबसे अच्छा मौका है, चूंकि केंद्र सरकार कमजोर है, 240 पे है केंद्र सरकार, और दूसरा है कि 240 के साथ साथ लोकसभा में जिस तरीके से 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के गायब हुए वन नेशन वन इलेक्शन पर, और जिस तरीके से ये सरकार नतमस्तक हुई है नीतीश कुमार के सामने, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी इस समय कमजोर प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए अब वहां लग रहा है तो अगर नायब सिंह सैनी को नहीं हटाया जाएगा तो बीजेपी की सरकार गिर भी सकती है, चूंकि 6 विधायकों का ही मामला है। 6 विधायक तो अगर सब जोड़ दिए जाए समीर जी, जो दावेदार हैं उनको ही अगर जोड़ दिया जाए जी हाँ, तो वो 6 तो वही हो जाते हैं बिल्कुल। तो यानी नायब सिंह सैनी की कुर्सी खींचने के लिए वो 6 पर्याप्त हैं। लेकिन उन 6 के साथ में ऐसा नहीं कि अनिल विज इतने सीनियर मंत्री हैं, उनके साथ और वो तब से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। जी हाँ, तो यानी तब से वो दावेदार है, तो उनके साथ और भी विधायक होंगे ऐसा निश्चित तौर पर समझ आता है। जी बिल्कुल, और राव इंद्रजीत सिंह के साथ तो है ही, कम से कम उनके साथ तो है ही राव इंद्रजीत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह के साथ है ही। और इन सारे नेताओं को अगर आप देखें, चाहे राव इंद्रजीत सिंह है, चूंकि उनके पास उनके इलाके में, उस इलाके में बीजेपी को सफलता मिली जहां बीजेपी को सफलता नहीं मिलती थी, और दूसरे जिस तरह से अनिल विज का दावा है कि सबसे सीनियर विधायक है, तो इन लोगों के प्रति वहां की आम जनता में भी सिंपैथी है, और जो विधायक नए विधायक होंगे उनकी सिंपैथी भी होगी कि कैसे इन लोगों का हक मारा गया है। तो जो अनिल विज का अब ये जो बयान आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जो नाराज विधायक हैं अब उनकी संख्या कितनी है, लेकिन कम से कम इतनी तो है ही है कि वो बीजेपी की सरकार को अनस्टेबल करने लायक है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 3 विधायक चाहिए। हाँ, 3 विधायक यदि पाला बदल लेते हैं, क्योंकि तो 90 में से एक तो स्पीकर ही हो गया, तो बीजेपी के जो विधायकों की संख्या है वो 48 से घटकर तो 47 वैसे भी हो गई है जी। तो यदि 3 विधायक भी यदि पाला बदल जाते हैं तो फिर यह सरकार मान के चलिएगा मुश्किल से बच पाएगी। लेकिन अनिल विज का जो मामला आप बता रहे हैं उसमें उनके साथ करीब दर्जन भर विधायक हैं, और जो राव इंद्रजीत की उन्होंने तो 9 विधायकों को एक तरीके से बैठक करके बता भी दिया था कि हमारे पास में ये 9 तो है ही है, जिसको कहते हैं कि परेड करा दी थी उन्होंने। बिल्कुल, 9 विधायकों के साथ तो उन्होंने बाकायदा बैठक की थी और बाकायदा एक प्रस्ताव सा पास हो गया था कि भाई राव इंद्रजीत सिंह को यदि आप नहीं बना रहे हैं तो कम से कम दक्षिण हरियाणा से ही बना दीजिएगा।
इस एरिया से बना दीजिएगा। और उसी के चलते राव इंद्रजीत सिंह की लड़की को फिर बाद में मंत्री बनाया गया। अनिल विज को भी इसीलिए मंत्री बनाया गया कि भाई क्योंकि अब इस समय तो हालत ये हो गई, पिछली बार तो 10 इंडिपेंडेंटों का समर्थन मिल गया था, लेकिन इस बार जो इंडिपेंडेंट है वो तभी तक आपके साथ में जब तक आपकी सरकार है, क्योंकि वो तीनों के तीनों जो इंडिपेंडेंट हैं वो कांग्रेस के ही नेता रहे हैं, कांग्रेस से विधायक रहे हैं, और टिकट नहीं मिलने के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी से छोड़कर एक निर्दलीय चुनाव लड़ा। जी हाँ। तो ऐसे में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो तुरंत पाला बदल जाएंगे। बीजेपी को भी उन पर भरोसा नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये कि राव इंद्रजीत सिंह भी पुराने कांग्रेसी हैं, उनका पिता तो बड़े नेता कांग्रेस के रहे, राव बीरेंद्र सिंह जी। और मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ता है, समीर जी शायद 91 का इलेक्शन था और उस समय हमारे यहाँ बदायूं में ये राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे थे, वीपी सिंह की एक सभा थी उसमें, तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार तब से है राव इंद्रजीत सिंह भी जी। मुझे ध्यान पड़ रहा है वो वरिष्ठ नेता है, काफी वरिष्ठ नेता है। तो यानी उनका किस तरीके से अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पुराने कांग्रेसी, तो कांग्रेस अगर हल्की सी हवा देगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर खुलकर कह देंगे कि ठीक है हम पीछे हुए, आओ राव इंद्रजीत सिंह तुम, बिल्कुल, तो ये तुरंत वहां मामला हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सारी बातें ये दिखा रही है कि अनिल विज लगातार जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, मिनिस्टर है और ये कह रहे हैं कि मैं मेरा प्रदेश से नहीं मतलब है, अम्बाला का हूं, इस तरह की बातें, और इसका मतलब ये है कि तमाम विधायकों के साथ उनकी बातचीत पक्की हो गई है और जो नाराज विधायक है वो बिल्कुल पूरी तरह से उनके साथ, और ये जो राव इंद्रजीत, अनिल विज और ये पूरा ग्रुप है इनके साथ वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा संकट हरियाणा सरकार पर दिखाई पड़ रहा है इस समय। हाँ बिल्कुल, संकट में सरकार दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में अनिल विज के बयान आए तो नायब सिंह सैनी ने समझा कि भाई डीएम का ट्रांसफर करना है तो शायद उनसे नाराजगी दूर हो जाएगी, डीएम का ट्रांसफर कर दिया गया, तो उसके बाद वो और ज्यादा हमलावर हो गए कि भाई ये मामला नहीं है। जाहिर सी बात है कि उनके निशाने पर, अनिल विज के निशाने पर समय सीधा सीधा सीएम पद आ गया है कि किसी तरीके से नायब सिंह सैनी को सीएम पद से हटाना है। और अब वो सीधा सीधा जिस तरीके से आज उन्होंने ट्वीट किया है और करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा फोटो ट्वीट किए, उसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारे खिलाफ कैंडिडेट चुनाव लड़ रही थी चित्रा सरवारा, उनके साथ जितने लोग प्रचार कर रहे थे वो उन सभी के फोटो सीएम के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको हराने के पीछे जो रणनीति बनी थी वो कहीं सीएम ऑफिस से तो नहीं बनी थी। बिल्कुल, वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनको यहाँ पर प्रशासन और सरकार उनको हराने पे, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब की ही बातें हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं अमलेंदु जी, अगर इसको देखा जाए तो चाहे राव इंद्रजीत सिंह है चाहे अनिल विज है, दूसरी ओर ये इनके पास सरकार पर जो दबाव भी बना रहे हैं, तो नायब सिंह सैनी को हटाने का रास्ता तो जरूर साफ हो गया है। बीजेपी का ही कोई सीएम बनता है या सरकार गिरती है, क्योंकि इनके पास ये भी उदाहरण है कि भाई मुख्यमंत्री रहते तो महाराष्ट्र का भी चुनाव लड़ा गया था, वहां तो नहीं रिपीट हुआ, तो यही ऐसी कौन सी वो है कि इनको रिपीट किया जाएगा। हाँ समीर जी, इसमें यह भी हो सकता है कि इसमें मतलब जो कहा जाए खट्टर के हाथ में लग जाए। जी हाँ, दोनों की लड़ाई में बिल्ली मतलब बिल्ली के भाग से छींका फूटे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन ये दिलचस्प होने जा रहा है, इधर नायब सिंह सैनी जो है घर पे सिर पे मटका रखकर दिल्ली में घूम रहे हैं और वहाँ जो है उनके खिलाफ हो रही है चीजें, तो वहाँ ना मटका फूट जाए भारतीय जनता पार्टी का। तो सैनी साहब को जो है दिल्ली में मटका रखकर और वहाँ जाकर भाजपा का मटका वहाँ बचाना चाहिए हरियाणा में। क्योंकि हो भी सकता है कि दिल्ली के चुनाव से पहले ही जो है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। जी हाँ, हरियाणा में इधर दिल्ली में बीजेपी को 27 साल बाद जीत दिलाने की कोशिश में लगे हैं और वहां कई सालों बाद वहां जब बीजेपी सरकार बनी तो वही चली जाए, ये भी हो सकता है जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब ये मान के चलिएगा कि नायब सिंह सैनी तो दिल्ली में तो प्रचार खत्म हो गया है, अब हाईकमान उनसे कह देगा कि भाई जाइए और हरियाणा संभालिएगा, क्योंकि हरियाणा में स्थितियां लगातार कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। अभी तो अनिल विज का तो सीधा सीधा खुल के सामने आ गया है कि वो बगावत का रास्ता एक तरीके से उन्होंने तय कर लिया है कि भाई हमको क्या करना है, उन्होंने सीधा सीधा बता दिया है। उनके बयानों से लग रहा है कि वो कभी भी बगावत कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान है और उनको खुश करने के लिए एक के बाद एक ट्रांसफर किए गए। अब अनिल विज का भी कहना है कि अब हम फोन लगाते हैं तो काम हो जाता है, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा था। 100 दिन से हमारी सरकार में ऐसा हम कोई काम के लिए बोलते तो नहीं होता था। अब यदि कहीं बैठक लेने के लिए जाते हैं तो सभी अधिकारी भी उपस्थित हो जाते हैं, नहीं तो उनकी बैठक में अधिकारी तक नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अनिल विज के बयान आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप हमारा मंत्री पद ले लेंगे, हमारी गाड़ी ले लेंगे, उससे एक चीज तो तय हो गई है कि अब वो जिस रास्ते पर चल चुके हैं उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। अब अगर इसमें राव इंद्रजीत सिंह भी शामिल हो जाते हैं तो फिर ये मान के चलिएगा कि ये सरकार फिर तो बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि 9 विधायक राव इंद्रजीत के साथ में और यदि 1 दर्जन इस तरीके से संख्या 20 से ऊपर हो जाएगी, जबकि सिर्फ 3 विधायक यदि पाला बदल जाते हैं तो 3 विधायक में यह पूरा गेम ही
बदल जाएगा जी। तो इसलिए अब बीजेपी की पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जो अनिल विज है उनकी जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है वो शख्स सीधा सीएम पद ही मांग रहा है। हाँ, तो क्या नायब सिंह सैनी को सीएम पद से हटाएंगे, अनिल विज को सीएम बनाएंगे? तो ये सब चीजें हम देखनी पड़ेंगी, क्योंकि 8 तारीख को दिल्ली का चुनाव रिजल्ट आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में तो इन्हें सत्ता ना मिले, हरियाणा की सत्ता हाथ से फिसल जाए, जो मिली हुई है वो भी चली जाए, और दूसरी ओर वो सत्ता ऐसे जाएगी कि पिछले 10 साल में जो एक मशहूर एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो माहिर है ऑपरेशन लोटस में, तो अब ये रिवर्स ऑपरेशन लोटस की स्थिति कहीं ना बन जाए। हाँ, रिवर्स ऑपरेशन लोटस की स्थिति बन रही है हरियाणा में, और लग ये रहा है समीर जी कि इस बजट सत्र जो चल रहा है लोकसभा का, इसमें ही जो है हरियाणा निपट जाएगा जी। तो पूरा ध्यान जो है वो अभी तक ये था कि चलो नीतीश कुमार को खुश कर दिया जाए दिल्ली बचाने के लिए, लेकिन दिल्ली बचाने के लिए नीतीश कुमार को तो खुश कर दिया बजट में। अब नीतीश कुमार खुश हुए कि नहीं हुए, लेकिन दावा किया जा रहा है कि वो खुश हुए नीतीश कुमार। लेकिन जो हरियाणा में हो रहा है, तो ये हरियाणा में आई हुई सरकार जो ये हाथ से ना चली जाए, क्योंकि अगर नायब सिंह सैनी भी लगाए, जाहिर सी बात है कि वो मुख्यमंत्री रह लिए हैं, तो अब वो जाकर 12वीं के बाद इंटर क्या उनका भी हो जाएगा कि वो भी अब जो है मंत्री बन जाएंगे, अनिल विज जो मुख्यमंत्री बने और वो मंत्री बन जाए, ऐसा हो जाएगा क्या? तो अगर उनका भी वो भी तैयार है 12वीं के बाद इंटर करने के लिए, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अनिल विज अपने पर अड़ गए हैं और उनके साथ विधायक हैं, और राव इंद्रजीत सिंह भी अगर उनका साथ दे रहे हैं कि चलो ठीक है पहले एक कांटा निकाला जाए नायब सिंह सैनी के नाम का, ये कांटा निकल जाएगा तो बाद में अनिल विज से भी निपट लिया जाएगा। तो अगर ये समीकरण बन गया समीर जी, तो हरियाणा की सरकार गई फिर। लेकिन एक चीज है, नायब सिंह सैनी बनेंगे। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले ही जब सारे जो एग्जिट पोल्स थे और जो तमाम लोगों के विश्लेषण थे, वो बता रहे थे कि हरियाणा में स्पष्ट तौर पर बीजेपी जो है वो सरकार नहीं बनाने जा रही है। लेकिन उस समय जब नायब सिंह सैनी ने कहा, उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि सारा इंतजाम हो गया है, और उसके बाद जब चुनाव उनके पक्ष में आए तो ये कहा गया कि ये तो बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, इनको पहले से ही पता था कि कैसे इंतजाम हो गया है। तो वो इंतजाम क्या अब नायब सिंह सैनी अपना नहीं कर रहे होंगे? और माना ये जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से डेरा डाले हुए हैं, तो यहाँ भी शायद वो इंतजाम करने में ही लगे हों। नहीं, यहाँ इंतजाम करने में लगे होंगे, तो इंतजाम वो नायब सिंह सैनी ने थोड़ी किया था, वो इंतजाम तो राजीव कुमार ने किया था जी, यही आरोप लग रहा है। और कल जो कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई है ईगल करके, तो उसका काम ही भी यही है कि जो मैनेजमेंट राजीव कुमार करते हैं उस मैनेजमेंट को रोका जाए, और उसकी जो मैनेजमेंट है उसकी बकिया उधेड़ी जाए, उसके लिए कमेटी बनी है। तो वो नायब सिंह सैनी का काम नहीं था, लेकिन ये था कि नायब सिंह सैनी को मालूम पड़ गया था कि राजीव कुमार जी मामला सेट कर चुके हैं, ये है। तो अब वो दिल्ली में आए हैं, तो वो सिरपा का मटका लाद कर घूम रहे हैं समीर जी। तो इसका मतलब है कि इंतजाम अब पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, चूंकि अरविंद केजरीवाल भी उसी पाठशाला से आते हैं जिस पाठशाला से नरेंद्र मोदी आए हैं, तो वो कितना इंतजाम होगा, चूंकि वो पहली RSS के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिख चुके हैं अरविंद केजरीवाल कि भाई आप इनके साथ क्यों खड़े हुए, मोदी के साथ मेरे साथ खड़े क्यों नहीं होते। तो ये इसका मतलब RSS अगर अरविंद केजरीवाल के साथ भी है तो फिर मोदी के साथ नहीं रहेगा जी, तो फिर वो राजीव कुमार भी इंतजाम नहीं करेंगे। तो अब ये बहुत सारी चीजें अंतर्द्वंद उनके हैं, लेकिन एक चीज साफ है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत खतरे में है, और वो किसी भी समय टूट सकती है। कम से कम नायब सिंह सैनी का जाना जो है वो तय समझा जा रहा है, चूंकि अनिल विज एकदम पक्के पे अड़ गए हैं, बशर्ते कि अमित शाह फिर उनको कुछ ज्ञान ना दें। जी बिल्कुल, तो हरियाणा की सरकार खतरे में दिख रही है। और अविनाश, ये जो आप सारी जो पूरा क्रोनोलॉजी आप बता रहे हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है? चूंकि राव इंद्रजीत के 9 विधायक तो इंटैक्ट है, उनके साथ बिल्कुल सही बात है, नाराजगी उनकी अभी इतनी सतह पर नहीं आई है, लेकिन सरकार बनने के दौरान जिस तरह से दिखाई पड़ रही थी और फिर से रिपीट कर दिया गया नायब सिंह सैनी का, उनकी कोई मांग नहीं मानी गई, तो इससे साफ है कि वो खुश तो नहीं है। लेकिन अगर विधायकों की देखा जाए तो क्या लगता है कि अनिल विज के साथ लगभग कौन से विधायक होंगे, कितने विधायक होंगे, और कुछ ऐसे विधायक क्या उनके नाम सामने आ रहे हैं जो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि वो अनिल विज के पूरी तरह से वो समर्थन में? नहीं, अनिल विज ने अभी अपने पत्ते पूरे नहीं खोले जी, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, ये चीज अनिल विज को भी मालूम है कि उनके पास में ये अंतिम मौका है। अगली बार जब चुनाव होगा तो बीजेपी से उनको टिकट भी नहीं मिलना है, विधानसभा का उन्हें टिकट ही नहीं मिलेगा। इस बार भी नहीं मिल रहा था। इस बार भी ये कहा गया था कि RSS की तरफ से, बीजेपी से ये कहा गया कि भाई जितने भी आपके बड़े नेता हैं आप उनको रिपीट कीजिएगा, टिकट दीजिएगा, क्योंकि इस बार जीत बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। यदि कोई भी बड़ा नेता चुनाव जीतने की स्थिति में, तो आप उसके टिकट पर रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा।
और उसी रिस्क फैक्टर के चक्कर में अनिल विज को टिकट मिल गया था। नहीं तो इनका टिकट तो कट चुका था। अनिल विज के समर्थक ही बोल रहे थे कि इस बार टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब इस बार टिकट 2024 में तो मिल गया, लेकिन 29 में क्या टिकट मिलेगा? तो ये बात अनिल विज को ही मालूम है। दूसरी बात ये है कि वो वैसे ही 72 साल के हो चुके हैं, तो अब उन्हें ये भी दिख रहा है कि एज फैक्टर भी उनके साथ में आएगा कि 75 साल के बाद तो वैसे भी कुछ अपवाद होते हैं, उनको टिकट मिल जाता है, लेकिन इस बार तो मिल गया, अगली बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। तो जब बीजेपी उन्हें टिकट देने वाली ही नहीं है, बीजेपी के अंदर उनकी राजनीति वैसे भी 3 साल बाद खत्म होने वाली है, तो अब इसलिए वो सोच रहे हैं कि अब खुलकर खेल लिया जाए कि भाई सीएम बनना है या नहीं बनना है। सीएम बनना है तो इसी मौके पर बनना है, और नहीं तो जाहिर सी बात है राजनीति तो उनका करियर एक तरीके से खत्म तरफ चली दिया है। तो इसीलिए उनकी डिमांड मानी भी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार हमलावर तेवर दिखाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करे, कोई एक्शन ले, उसके बाद ही वो कुछ अपना अगला स्टेप उठाएंगे। और लेकिन अभी तक क्योंकि अभी दिल्ली चुनाव चल रहा है, तो इसलिए बीजेपी हाईकमान जो पूरा है वो पूरा दिल्ली में ही इस समय जुटा हुआ है, दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद हरियाणा में जब अमित शाह पहुंचेंगे, भाई अनिल विज से उनकी बात होगी, अनिल विज को दिल्ली बुलाया जाएगा, उसके बाद ये सब चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अनिल विज जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब समझौता करने की स्थिति में हम नहीं है। बिल्कुल, और जिस तरह से जो आप कह रहे हैं कि कोई एक्शन ले, उनके ऊपर पार्टी कोई एक्शन ले, तो इतनी जो बिल्कुल मार्जिनल मेजॉरिटी है उसमें ले भी नहीं सकती। और दूसरी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अब उतना मजबूत नहीं रहा कि अब कोई भी वो फैसला ले लेगा और आंख मूंद कर सब लोग उसको मान लेंगे। जैसे कि तैयारी थी कि अनिल विज बनेंगे या 1-2 नाम उस समय और भी चल रहे थे, लेकिन फोन गया तो पता चला कि नहीं, मनोहर लाल खट्टर बनेंगे, जिनको उस समय तक कोई हरियाणा की राजनीति में इतने जाने पहचाने नाम वो नहीं थे, कम से कम इन लोगों की तुलना में। हाँ बिल्कुल, आप 1 साल पहले ही देख लीजिएगा, 2023 में चुनाव होता है, मध्य प्रदेश का होता है, छत्तीसगढ़ का होता है, राजस्थान का होता है। सीएम पद के दावेदार कौन लोग थे? मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। बीजेपी में सबसे लंबे समय तक सीएम में वो रहे हैं, लेकिन और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को जबरदस्त जीत भी दिलाई। वो जीत मिली थी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर, लेकिन जब सीएम पद का फैसला हुआ तो पता चला कि मोहन यादव सीएम बनेंगे, उनके नाम की पर्ची खुल गई। शिवराज सिंह चौहान कुछ नहीं बोल पाए। उसी तरीके से राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह आपने भजन लाल को बना दिया। तो आपने हर जगह दिल्ली से तय हुआ और उसको फिर विधायक दल ने उस पर मोहर लगा दी। कितना भी बड़ा लोकल लीडर रहा हो, बगावत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से स्थितियां पूरी तरीके से बदल गई। बिल्कुल, अब लोकसभा चुनाव के बाद तो एक आम आदमी ही बोल देता था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो सीएम यही बनेगा, केंद्र में इतनी ताकत नहीं है कि उसके नाम को काट सके। हरियाणा में सभी को पता था सरकार बनेगी तो नायब सिंह सैनी बनेगी। महाराष्ट्र के बारे में तो ये चल रहा था कि शायद पर्ची खुले, लेकिन फिर भी कहा जा रहा था कि फडणवीस को हिलाना आसान नहीं है, कि पूरा मैनेजमेंट में फडणवीस के अंडर में ही काम कर रहा है। और हुआ भी वही, बाद में फडणवीस को ही बनाना पड़ा। जबकि ये कहा जा रहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी विनोद तावड़े को चाहते हैं कि भाई तावड़े वहां सीएम बन जाए। सीएम नहीं बने, फिर उनके बाद चला के भाई उनको शायद कांग्रेस बीजेपी अध्यक्ष भी बना दे। लेकिन अब बीजेपी के अंदर बीजेपी हाईकमान है उसकी उतनी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वो उस तरीके से फैसले नहीं ले पा रहे हैं कि भाई जो सोच लिया, यदि किसी से कह दिया कि भाई आप सीएम को इस्तीफा देना है, तो सीएम का पता चल रहा कि खबर तो ये चलती थी कि सीएम मिलने के लिए जा रहे हैं, राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा है, तो पता चलता था वो शायद किसी विधेयक पर या किसी चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन जब लौटते थे तो पता चला कि भाई उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। वही है कि कुल मिलाकर की जो एक मनमाने तरीके से पार्टी फैसला ले लेती थी कि और कानो कान किसी को खबर नहीं होती थी, और उस फैसला किस आधार पर लिया जा रहा है वो भी किसी को नहीं पता होता था। लेकिन अब वो स्थितियां नहीं है, सारी स्थितियां बदल गई। जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये सरकार पहले किस तरह से वो बॉडी लैंग्वेज उसकी होती थी और अब किस तरह से है, तो यही अब चीज़ें दूसरे राज्यों के नेतृत्व में भी दिखाई पड़ रही हैं। और हरियाणा में अब जिस तरह से बगावत का बिगुल बजता दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, तो सरकार वहां खतरे में दिखाई पड़ रही है। अब महाराष्ट्र और बिहार के बाद हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार एक तरह से बड़े खतरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। और इस पर हरियाणा में क्या कुछ डेवलपमेंट होता है, जो राजनीतिक डेवलपमेंट है, उस पर हमारी नजर रहेगी। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं।